नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान इंसान की सबसे विशाल ताकत ही उसकी सबसे मुख्य कमजोरी कैसे बन सकती है? हम सब अपनी जिंदगी में महत्वाकांक्षा रखते हैं। हम ऊंचे सपने देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक हो जाए कि वो आपको आपके ही राजा, आपके ही देश के खिलाफ गद्दारी करने पर मजबूर कर दे? आज हम एक ऐसे ही महान, एक ऐसे ही जटिल और एक बहुत ही दुखद नायक की कहानी सुनने वाले हैं, जिसका नाम इतिहास में एक महान सेनापति के रूप में भी दर्ज है और एक महान गद्दार के रूप में भी। उनका नाम था वोलेनस्टाइन। ये कहानी है 17वीं सदी के उस महान जर्मन नाटककार फ्रेडरिक शिलर के अमर नाटक द डेथ ऑफ वोलेनस्टाइन की। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। यह कहानी है महत्वाकांक्षा, वफादारी, धोखे और नियति के उस खतरनाक खेल की, जिसमें कोई सारे नायक भी सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाते हैं। यह हमें पूछती है कि क्या हम सच में अपनी किस्मत के मालिक हैं या हम सिर्फ सितारों और परिस्थितियों के हाथों की कठपुतलियां हैं। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक आदर्शवादी युवक का दिल दुनिया की कठोर और क्रूर राजनीति के बीच पिसकर रह जाता है। क्या आप तैयार हैं उस महान सेनापति की कहानी के अंतिम, उस सबसे खूनी और सबसे मार्मिक अध्याय में उतरने के लिए, जो हमें शक्ति और नैतिकता के सबसे गहरे और सबसे असहज करने वाले सवालों का सामना कराएगा? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक नायक या एक गद्दार, वोलेनस्टाइन की पहेली। इस महान और दुखद कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मुख्य पात्र, इसके नायक या शायद खलनायक वोलेनस्टाइन को समझना होगा। अल्ब्रेक्ट वॉन वॉलेनस्टाइन कोई साधारण इंसान नहीं था। वो 17वीं सदी के उस भयानक 30 वर्षीय युद्ध के दौरान पवित्र रोमन सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर था। वो एक ऐसा जीनियस था जिसने अपनी सैन्य प्रतिभा और अपनी संगठनात्मक क्षमता के दम पर शून्य से यूरोप की सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक का निर्माण किया था। वो एक ऐसा करिश्माई नेता था जिसके सैनिक सम्राट या किसी देश के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वोलेनस्टाइन के लिए लड़ते और मरते थे। वो उन्हें जीत दिलाता था, वो उन्हें पैसा देता था और वो उनकी परवाह करता था। उसके लिए उसके सैनिक ही उसका देश थे और वो उनका देवता था। लेकिन वोलेनस्टाइन सिर्फ एक महान सेनापति ही नहीं था, वो एक असीम रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था। युद्ध ने उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अमीर बना दिया था। उसके पास अपनी खुद की जमीनें, अपने खुद के महल और अपनी खुद की एक विशाल सेना थी। और सम्राट का दरबार वियना में उसकी इस विकसित होती हुई शक्ति से बहुत ज्यादा डरने लगा था। उन्हें लगता था कि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो कभी भी खुद सम्राट के लिए एक खतरा बन सकता है। और उनका यह डर गलत नहीं था। वोलेनस्टाइन के मन में बहुत ही गहरे, बहुत ही गुप्त रूप से अपनी खुद की एक नियति का सपना पल रहा था। वो इस अंतहीन, इस विनाशकारी युद्ध से थक चुका था। उसे लगता था कि सिर्फ वही जर्मनी में शांति ला सकता है। और यह शांति लाने के लिए अगर उसे सम्राट के खिलाफ जाकर दुश्मन यानी स्वीडन की प्रोटेस्टेंट सेनाओं से हाथ मिलाना पड़े, तो वो इसके लिए भी तैयार था। उसका सपना था बोहेमिया का ताज पहनना, एक स्वतंत्र राजा बनना। लेकिन वोलेनस्टाइन एक बहुत ही जटिल और एक बहुत ही अंधविश्वासी व्यक्ति भी था। वो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले सितारों और ज्योतिषियों से सलाह लेता था। उसे यह गहरा विश्वास था कि उसकी किस्मत सितारों में लिखी हुई है और वो एक महान नियति के लिए ही पैदा हुआ है। यह विश्वास उसे एक तरफ तो असीम आत्मविश्वास देता था, लेकिन दूसरी तरफ यह उसे कर्म करने से भी रोकता था। वो हमेशा सही क्षण का, सितारों के सही संरेखण का इंतजार करता रहता था। वो सोचता था कि वो अपनी नियति को अध्ययन कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी ही अनिश्चितता और अपने ही डर का गुलाम बनता जा रहा था। तो यह है हमारा नायक वोलेनस्टाइन, एक महान सेनापति, एक करिश्माई नेता, एक महत्वाकांक्षी राजकुमार और एक अंधविश्वासी सपने देखने वाला। वो एक ही समय में एक शेर भी है और एक लोमड़ी भी। वो शांति लाना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो गद्दारी करने को भी तैयार है। वो खुद को नियति का चुना हुआ मानता है, लेकिन वो कोई भी निर्णायक कदम उठाने से हिचकिचाता है। फ्रेडरिक शेलर का यह पूरा नाटक इसी एक केंद्रीय पहेली के इर्द गिर्द घूमता है। वोलेनस्टाइन असल में है कौन?
क्या वो एक महान दूरदर्शी है जो अपने समय से आगे देख रहा है, या वो सिर्फ एक सत्ता का भूखा गद्दार है? क्या वो अपनी किस्मत का मालिक है, या वो सिर्फ एक मोहरा है जो इतिहास की विशाल शक्तियों द्वारा खेला जा रहा है? इस ऑडियो बुक में हम इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे यह जटिल इंसान अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, अपनी ही दोस्ती और अपनी ही नियति के जाल में फंसकर एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही भयानक अंत की ओर जाता है। चैप्टर नंबर 2, वफादारी का चक्रव्यूह। जब एक बेटे को चुनना पड़ा पिता और गुरु के बीच, वोलेनस्टाइन की इस दुखद कहानी का दिल, उसका भावनात्मक केंद्र, एक युवा, एक आदर्शवादी और एक बहुत ही बहादुर कर्नल मैक्स पिकोलोमिनी के चरित्र में बसता है। मैक्स की कहानी वफादारी, प्रेम और कर्तव्य के उस भयानक चक्रव्यूह की कहानी है, जिसमें एक नेक इंसान को जब फंसाया जाता है तो उसके पास टूटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। मैक्स पिकोलोमिनी कौन है? वो ऑक्टेवियो पिकोलोमिनी का बेटा है, जो वोलेनस्टाइन का एक सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद दोस्त और एक बहुत ही अनुभवी जनरल है। लेकिन मैक्स के लिए वोलेनस्टाइन सिर्फ अपने पिता का एक दोस्त या एक कमांडर नहीं है। वो तो एक भगवान है, एक हीरो है। मैक्स वोलेनस्टाइन की सेना में ही पला बढ़ा है। उसने वोलेनस्टाइन को हमेशा एक महान विजेता, एक शांति के दूत और एक पिता तुल्य व्यक्ति के रूप में ही देखा है। वो वोलेनस्टाइन की पूजा करता है, और वो यह विश्वास करता है कि सिर्फ वोलेनस्टाइन ही जर्मनी को इस अंतहीन युद्ध के नर्क से बाहर निकाल सकते हैं। मैक्स का यह भोला, यह आदर्शवादी विश्वास इस कठोर और निंदक नाटक में एक उम्मीद की, एक मासूमियत की किरण की तरह है। और इस वफादारी के रिश्ते को और भी ज्यादा जटिल बना देता है प्रेम। मैक्स वॉलेनस्टाइन की खूबसूरत, बुद्धिमान और उतनी ही आदर्शवादी बेटी थेकला से गुप्त रूप से प्रेम करता है, और थेकला भी उससे उतना ही प्रेम करती है। उन दोनों का प्यार इस युद्ध की क्रूर और अंधेरी दुनिया में एक सुंदर, एक नाजुक फूल की तरह है। मैक्स का सपना है कि जब वोलेनस्टाइन जर्मनी में शांति स्थापित कर देंगे, तो वो थेकला से शादी करके एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। लेकिन मैक्स एक बहुत विशाल धोखे की दुनिया में जी रहा है, एक ऐसे धोखे से जिससे वो पूरी तरह से अनजान है। उसका अपना ही पिता ऑक्टेवियो पिकोलोमिनी, जिसे वो इतना सम्मान देता है, वो असल में सम्राट का एक गुप्त एजेंट है। ऑक्टेवियो वोलेनस्टाइन का दोस्त होने का नाटक तो करता है, लेकिन असल में उसे सम्राट ने वोलेनस्टाइन पर जासूसी करने और उसकी गद्दारी की योजनाओं का पर्दाफाश करने के लिए ही भेजा है। ऑक्टेवियो एक कट्टर यथार्थवादी है। उसके लिए व्यक्तिगत रिश्ते, दोस्ती और प्यार, इन सबसे ऊपर है कर्तव्य, सम्राट के प्रति वफादारी और राज्य की स्थिरता। वो अपने बेटे के आदर्शवाद को एक बचकाना भोलापन मानता है। तो आप देख रहे हैं यह भयानक चक्रव्यूह। एक तरफ है मैक्स का अपने हीरो, अपने होने वाले ससुर वोलेनस्टाइन के प्रति प्रेम और वफादारी। दूसरी तरफ है उसका अपने पिता और अपने सम्राट के प्रति कर्तव्य और वफादारी। और इन दोनों के बीच में फंसा है उसका थेकला के प्रति शुद्ध और सच्चा प्रेम। मैक्स अभी तक इस सच्चाई से अनजान है कि यह दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। उसे लगता है कि वो वोलेनस्टाइन की सेवा करके सम्राट की ही सेवा कर रहा है। यह संघर्ष आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच का शाश्वत संघर्ष है। क्या हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने आदर्शों और अपने व्यक्तिगत रिश्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए, जैसा कि मैक्स करना चाहता है? या फिर हमें दुनिया की कठोर सच्चाइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने कर्तव्य और व्यवस्था को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जैसा कि ऑक्टेवियो करता है? शिलर हमें कोई आसान जवाब नहीं देते। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे ये दोनों ही चरम दृष्टिकोण अपनी अपनी तरह से विनाशकारी हो सकते हैं। यह नाटक धीरे धीरे मैक्स को उस भयानक क्षण की ओर ले जा रहा है जब उसे इस सच्चाई का सामना करना होगा, जब उसे यह पता चलेगा कि उसका पिता एक जासूस है और उसका हीरो एक गद्दार बनने वाला है। उस क्षण उसे एक चुनाव करना होगा। उसे वोलेनस्टाइन और थेकला के प्यार को चुनना होगा, या अपने पिता और अपने कर्तव्य को। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई भी सही जवाब नहीं है। यह एक ऐसा चुनाव है जो उसकी पूरी दुनिया को, उसके सारे विश्वासों को चकनाचूर कर देगा। उस युवा, उस आदर्शवादी नायक का दिल इस चक्रव्यूह में कैसे पिसता है, यही इस नाटक की सबसे विशाल त्रासदी है।
चैप्टर नंबर 3, जब दोस्त ही दुश्मन बन गए। ऑक्टेवियो का दोहरा खेल। वोलेनस्टाइन की त्रासदी का असली वास्तुकार उसका अपना ही सबसे करीबी दोस्त ऑक्टेवियो पिकोलोमिनी है। ऑक्टेवियो इस नाटक का सबसे जटिल, सबसे चतुर और शायद सबसे अंधेरा चरित्र है। वो एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि राजनीति की दुनिया में वफादारी और दोस्ती के कोई मायने नहीं होते। यहाँ सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य ही अंतिम सत्य होते हैं। सतह पर ऑक्टेवियो वोलेनस्टाइन का एक वफादार और एक आज्ञाकारी जनरल है। वो हर मौके पर वोलेनस्टाइन की तारीफ करता है। वो उसकी हर योजना में उसका साथ देने का दिखावा करता है। वोलेनस्टाइन भी उस पर अपने किसी भी और जनरल से ज्यादा भरोसा करता है। वो उसे अपना दोस्त, अपना दाहिना हाथ मानता है। वो अपनी सबसे गुप्त योजनाएं भी उसके साथ साझा करता है, यह विश्वास करते हुए कि ऑक्टेवियो उसका साथ देगा। यह वोलेनस्टाइन की अहंकार और उसकी अंधविश्वासी प्रकृति का एक लक्षण है। वो यह मान ही नहीं सकता कि उसका कोई करीबी दोस्त उसे धोखा दे सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे ऑक्टेवियो एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। वो सम्राट का एक वफादार सेवक है और उसका एकमात्र मिशन है वोलेनस्टाइन की गद्दारी को उजागर करना और उसे नष्ट करना। वो एक बहुत ही कुशल जासूस और एक बहुत ही धूर्त मनोवैज्ञानिक है। वो वोलेनस्टाइन को लगातार उकसाता रहता है, उसे और भी ज्यादा साहसिक और भी ज्यादा विद्रोही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वो अपनी गद्दारी को खुलेआम जाहिर कर दे और ऑक्टेवियो को उसे पकड़ने का मौका मिल जाए। इसका सबसे मुख्य उदाहरण है वो शपथ पत्र वाला दृश्य। वोलेनस्टाइन अपने सभी जनरलों से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है, जिसमें वे यह शपथ लेते हैं कि वे उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से वफादार रहेंगे। उसका असली मकसद है इस शपथ का इस्तेमाल करके उन्हें सम्राट के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करना, लेकिन वो यह बात उन्हें बताता नहीं है। ऑक्टेवियो इस योजना को जानता है और वो इस स्थिति का बहुत ही चतुराई से फायदा उठाता है। वो दूसरे जनरलों के पास जाता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि यह शपथ पत्र तो सम्राट के ही हित में है और इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब है सम्राट के प्रति अपनी वफादारी दिखाना। और वो खुद सबके सामने सबसे पहले उस पर हस्ताक्षर करता है। लेकिन वो गुप्त रूप से उस शपथ पत्र में एक छोटी सी शर्त जुड़वा देता है कि यह शपथ तभी तक मान्य है जब तक कि यह सम्राट के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लंघन न करे। इस एक चाल से ऑक्टेवियो ने एक ही समय में दो काम किए। उसने वोलेनस्टाइन का विश्वास भी जीत लिया और उसने अपने और दूसरे जनरलों के लिए भविष्य में वोलेनस्टाइन को छोड़ने का एक कानूनी रास्ता भी खुला रखा। यह राजनीतिक जोड़ तौर का उस दोहरे खेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे ऑक्टेवियो खेलने में माहिर है। ऑक्टेवियो का चरित्र हमें यथार्थवादी राजनीति की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। एक यथार्थवादी के लिए भावनाएं और व्यक्तिगत रिश्ते एक कमजोरी हैं। उसके लिए एकमात्र चीज जो मायने रखती है वो है शक्ति और व्यवस्था। वो मानता है कि एक स्थायी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी कभी धोखा देना, झूठ बोलना और यहां तक कि अपने दोस्तों को भी कुर्बान करना जरूरी हो जाता है। उसका लक्ष्य महान है, यानी साम्राज्य की एकता को बनाए रखना। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो जो रास्ते अपनाता है वे बहुत ही नैतिक रूप से संदिग्ध हैं। लेकिन ऑक्टेवियो के इस ठंडे, इस गणनात्मक खेल की एक बहुत ही भारी, एक बहुत ही दुखद कीमत है। और वो कीमत है उसका अपना ही बेटा मैक्स। ऑक्टेवियो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है और वो उसे इस गंदे खेल से बचाने की कोशिश भी करता है। लेकिन अंत में उसका अपना ही दोहरा खेल, उसका अपना ही कर्तव्य उसके बेटे को एक ऐसी असंभव स्थिति में फंसा देता है जहां से उसके लिए मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। क्या ऑक्टेवियो एक नायक है जिसने अपने देश को एक गद्दार से बचाया, या वो एक खलनायक है जिसने दोस्ती का खून किया और अपने ही बेटे की मौत का कारण बना? शिलर हमें इसका कोई आसान जवाब नहीं देते। वे बस हमें यह दिखाते हैं कि राजनीति की दुनिया में नैतिकता अक्सर कितनी धुंधली और कितनी जटिल हो जाती है। और जब एक आदर्शवादी जैसे कि मैक्स इस दुनिया में प्रवेश करता है तो उसका हश्र क्या होता है। चैप्टर नंबर 4, जब एक आदर्शवादी का दिल टूटा। मैक्स पिकोलोमिनी का धर्म संकट। अब हम इस नाटक के उस भावनात्मक तूफान के केंद्र में पहुंचते हैं जहां सारी राजनीतिक साजिशें, सारी रणनीतियां एक युवा और आदर्शवादी दिल के दर्द के सामने छोटी पड़ जाती हैं।
यह मैक्स पिकोलोमिनी का धर्म संकट है और यह इस नाटक का सबसे मार्मिक और सबसे यादगार हिस्सा है। मैक्स, जैसा कि हमने देखा, वो इस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी की तरह है। वो सम्मान, प्रेम, वफादारी और सच्चाई जैसे आदर्शों में एक गहरा और एक भोला विश्वास रखता है। और उसके इस विश्वास का केंद्र है वोलेनस्टाइन। नाटक का महत्वपूर्ण हिस्सा मैक्स को एक सुखद अज्ञानता में दिखाता है। वो अपने पिता ऑक्टेवियो की साजिशों से अनजान है। वो अपने हीरो वॉलेंस्टाइन की गद्दारी की योजनाओं से अनजान है। वो बस अपनी दुनिया में खुश है। वो अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करने में गर्व महसूस करता है और वो वॉलेंस्टाइन की बेटी थेकला के साथ अपने भविष्य के सपने देखता है। लेकिन धीरे धीरे उसके इस खूबसूरत सपने की दुनिया में दरारें पड़ने लगती हैं। उसे अपने पिता के व्यवहार में कुछ अजीब लगने लगता है। उसे वॉलेंस्टाइन के दरबार में चल रही कानाफूसियों और गुप्त बैठकों की भनक लगने लगती है। लेकिन वो अपने मन में उठने वाले हर शक को दबा देता है। वो यह विश्वास ही नहीं करना चाहता कि उसका पिता या उसका हीरो कोई भी गलत हो सकता है। और फिर वो भयानक क्षण आता है जब उसका पिता ऑक्टेवियो उसे अकेले में बुलाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो उसे बताता है कि वो सम्राट का एक गुप्त एजेंट है और यह कि वॉलेनस्टाइन, जिसे मैक्स एक देवता की तरह पूजता है, वो असल में एक गद्दार है जो दुश्मन से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर मैक्स की पूरी दुनिया ही एक पल में गिर जाती है। उसके सारे विश्वास, उसके सारे आदर्श चकनाचूर हो जाते हैं। यह ऐसा है मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। वो पहले तो इस पर विश्वास ही नहीं करता। वो अपने पिता पर चिल्लाता है। वो कहता है कि यह एक झूठ है, एक साजिश है। लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि यह सच है, तो वो एक भयानक, एक असंभव धर्म संकट में फंस जाता है। अब उसे चुनना होगा। एक तरफ है उसका पिता, उसका सम्राट और उसका कर्तव्य, और दूसरी तरफ है उसका हीरो, उसका दोस्त और उसका प्रेम, यानी थेकला। वो किस रास्ते पर जाए? दोनों ही रास्ते विश्वासघात की ओर जाते हैं। अगर वो अपने पिता का साथ देता है, तो उसे वॉलेनस्टाइन और थेकला के साथ विश्वासघात करना होगा। और अगर वो वॉलेनस्टाइन का साथ देता है, तो उसे अपने पिता और अपने देश के साथ विश्वासघात करना होगा। मैक्स का चरित्र हमें दिखाता है कि एक आदर्शवादी का, एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति का इस जटिल और भ्रष्ट दुनिया में जीना कितना मुश्किल होता है। यह दुनिया उसे कोई भी आसान, कोई भी साफ सुथरा रास्ता नहीं देती। इस भयानक सच्चाई का पता चलने के बाद मैक्स एक आखिरी, एक हताश कोशिश करता है इस त्रासदी को रोकने की। वो सीधे वॉलेनस्टाइन के पास जाता है और उन दोनों के बीच जो संवाद होता है, वो इस नाटक के सबसे शक्तिशाली और सबसे भावुक दृश्यों में से एक है। मैक्स वॉलेनस्टाइन से एक बेटे की तरह, एक भक्त की तरह भीख मांगता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा मत करो। तुम मेरे हीरो हो, तुम गद्दार नहीं बन सकते। मेरे इस विश्वास को मत तोड़ो। वॉलेनस्टाइन भी मैक्स से बहुत प्रेम करता है। वो उसे एक बेटे की तरह मानता है। वो उसे अपनी तरफ करने की, उसे अपनी योजनाओं की महानता को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो यह सब शांति लाने के लिए कर रहा है। लेकिन मैक्स के लिए लक्ष्य से ज्यादा रास्ता महत्वपूर्ण है। वो गद्दारी के रास्ते पर नहीं चल सकता। जब उसे यह एहसास हो जाता है कि वो वॉलेनस्टाइन को नहीं बदल सकता और वो अपने पिता के धोखे का भी हिस्सा नहीं बन सकता, तो मैक्स पूरी तरह से टूट जाता है। उसे यह दुनिया ही रहने लायक नहीं लगती। एक ऐसी दुनिया जहां उसे अपने पिता और अपने हीरो के बीच चुनना पड़े। और तब वो एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही आदर्शवादी फैसला लेता है। वो कहता है, अगर मैं सही और गलत के बीच नहीं चुन सकता, तो मैं कुछ भी नहीं चुनूंगा। वो फैसला करता है कि वो इस पूरी गंदगी से, इस पूरे संघर्ष से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। मैक्स की यह हताशा, यह मोहभंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस दुनिया में आदर्शों के लिए कोई जगह है। चैप्टर नंबर 5। जब एक नायक ने मौत को गले लगाया, मैक्स की वीरानी और उसका अंत। वोलेनस्टाइन और अपने पिता के बीच के उस भयानक सच का सामना करने के बाद मैक्स पिकोलोमिनी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसके लिए जीना ही असहनीय हो गया था। उसकी पूरी दुनिया, जो सम्मान, प्रेम और वफादारी के सुंदर आदर्शों पर टिकी थी, वो अब झूठ और धोखे के एक बदसूरत मलबे में बदल चुकी थी। उसने अपने हीरो को एक गद्दार बनते हुए देख लिया था और अपने पिता को एक ठंडे, गणनात्मक साजिशकर्ता के रूप में। उसे लगा कि इस दुनिया में अब कुछ भी सच्चा,
कुछ भी पवित्र नहीं बचा है। इस भयानक मोहभंग की स्थिति में मैक्स ने लड़ने से इनकार कर दिया, किसी भी पक्ष के लिए। वो न तो वोलेनस्टाइन की गद्दारी का हिस्सा बन सकता था और न ही वो अपने पिता की उस सेना में वापस लौट सकता था जो अब उसके हीरो को नष्ट करने जा रही थी। वो एक तरह के नो मैन्स लैंड में फंस गया था, एक ऐसी जगह जहां कोई भी रास्ता सही नहीं था। और यहीं पर उस युवा, उस भावुक और उस आदर्शवादी नायक ने अपने जीवन का अंतिम और सबसे दुखद फैसला लिया। उसने फैसला किया कि अगर वो इस दुनिया में सम्मान के साथ नहीं जी सकता, तो वो सम्मान के साथ मर जाएगा। उसने अपनी वफादार रेजिमेंट, अपने पप्पेनहाइमर्स को, जो उसे बहुत प्यार करते थे, इकट्ठा किया और उसने उन्हें एक आत्मघाती मिशन पर चलने का आदेश दिया। उस समय पास के एक मैदान में स्वीडन की एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही विशाल सेना डेरा डाले हुए थी। मैक्स ने फैसला किया कि वो अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ उस विशाल सेना पर एक आत्मघाती हमला करेगा। यह कोई रणनीतिक चाल नहीं थी, यह कोई जीतने के लिए की गई लड़ाई नहीं थी। यह तो बस मौत को गले लगाने का, इस असहनीय दुनिया से बाहर निकलने का एक तरीका था। उसके सैनिक, जो यह नहीं जानते थे कि उनका लीडर उन्हें एक निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है, वे अपने बहादुर कर्नल के पीछे पूरे जोश के साथ उस लड़ाई में कूद पड़े। यह एक भयानक और एक बहुत ही खूनी संहार था। मैक्स और उसकी पूरी रेजिमेंट उस विशाल स्वीडिश सेना के खिलाफ अंत तक एक अविश्वसनीय बहादुरी के साथ लड़े और वे सब के सब एक एक करके मारे गए। मैक्स पिकोलोमिनी, वो आदर्शवादी नायक, वो सच्चा प्रेमी, वो वफादार दोस्त, युद्ध के उस मैदान में एक वीर की मौत को प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी यह मौत एक नायक की मौत से ज्यादा एक टूटे हुए दिल की, एक मोहभंग हुई आत्मा की आत्महत्या थी। मैक्स की यह मौत इस नाटक की सबसे विशाल त्रासदी है। यह हमें दिखाती है कि जब कोई सारे शक्तिशाली लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी साजिशों का खेल खेलते हैं, तो उसकी सबसे भारी कीमत अक्सर उन निर्दोष, उन आदर्शवादी और उन नेक लोगों को ही चुकानी पड़ती है जो उनके बीच में फंस जाते हैं। मैक्स एक ऐसे संघर्ष का शिकार बना जिसे उसने शुरू नहीं किया था और जिसे वो समझ भी नहीं पाया। उसका चरित्र हमें एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पूछता है। क्या एक पूरी तरह से आदर्शवादी व्यक्ति इस वास्तविक, इस भ्रष्ट दुनिया में जीवित रह सकता है? या उसका हश्र हमेशा मैक्स की तरह ही होना तय है? क्या दुनिया में जीने के लिए हमें अपने आदर्शों से कुछ बहुत समझौता करना ही होता है? मैक्स की मौत का नाटक के बाकी पात्रों पर भी एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही विनाशकारी प्रभाव होता है। जब उसकी मौत की खबर वॉलेनस्टाइन के पास पहुंचती है, तो वो टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपना एक बेटा खो दिया है। और जब यह खबर थेक्ला को मिलती है, तो उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाता है। और ऑक्टेवियो, वो पिता जिसने अपने बेटे को इस रास्ते पर धकेला था, उसे अपनी जीत की, सम्राट के प्रति अपनी वफादारी की सबसे विशाल और सबसे भयानक कीमत चुकानी होती है। उसने अपने देश को तो बचा लिया, लेकिन उसने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। मैक्स की मौत वोलेनस्टाइन के पतन की शुरुआत का भी एक प्रतीक है। उसने वोलेनस्टाइन के चारों ओर से उस नैतिक ढाल को भी हटा दिया था। अब वोलेनस्टाइन पूरी तरह से अकेला था, अपनी गद्दारी और अपनी निराशा के साथ। चैप्टर नंबर 6, जब सितारे भी धोखा दे गए, वोलेनस्टाइन का अकेलापन और उसका पतन। मैक्स की मौत की खबर ने वोलेनस्टाइन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसे यह एहसास हो गया था कि उसने न सिर्फ अपने सबसे वफादार अनुयायी को, बल्कि एक बेटे जैसे दोस्त को भी खो दिया है, और वो भी अपनी ही महत्वाकांक्षा के कारण। और इसी समय उसे एक और उससे भी विशाल झटका लगा। उसे खबर मिली कि उसके ज्यादातर जनरलों ने, जिन्हें वो इतना वफादार मानता था और जिनसे उसने वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया है और वे सम्राट की सेना में वापस शामिल हो गए हैं। ऑक्टेवियो की वो चाल काम कर गई थी। वोलेनस्टाइन का वो विशाल, वो अजेय लगने वाला सैन्य साम्राज्य रातों रात ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। अब वॉलेनस्टाइन सच में अकेला था। उसके पास सिर्फ कुछ ही वफादार जनरल, जैसे कि इलो, टरजकी और बटलर, और कुछ गिनी चुनी रेजिमेंट ही बची थीं। वो अब सम्राट की सेना से सीधे सीधे लड़ने की स्थिति में नहीं था। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो रास्ता जिस पर चलने से वो अब तक हिचकिचा रहा था, और वो था खुलेआम दुश्मन, यानी स्वीडन की सेना के साथ
हाथ मिला लेना। अब वो एक गद्दार सिर्फ सोच में ही नहीं, बल्कि कर्म में भी बन चुका था। वो अपनी बची खुची सेना के साथ एगर नाम के एक किले की ओर गया, ताकि वो वहां स्वीडन की सेना से मिल सके। इस पूरे दौर में हम वोलेनस्टाइन के चरित्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं। वो महान, वो आत्मविश्वासी सेनापति अब एक थका हुआ, एक टूटा हुआ और एक बहुत ही अनिश्चित व्यक्ति लगने लगता है। वो अब अपनी सैन्य प्रतिभा या अपनी राजनीतिक चतुराई पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो तो अब पूरी तरह से सितारों और ज्योतिष के अंधविश्वासी सहारे पर निर्भर हो गया है। नाटक में एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है, जहां वोलेनस्टाइन अपनी मौत की रात अपने ज्योतिषी सैनी के साथ रात के आसमान को देख रहा है। वो सितारों से एक अच्छा शगुन, एक पुष्टि, एक गारंटी चाहता है कि वो सही रास्ते पर हैं। लेकिन सितारे भी अब खामोश हैं, या उनकी भाषा अब अस्पष्ट हो गई है। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि जब एक इंसान अपनी आंतरिक, अपनी नैतिक दिशा को खो देता है, जब वो सही और गलत के बीच का अपना कंपास तोड़ देता है, तो वो बाहरी संकेतों, यानी भाग्य, किस्मत और अंधविश्वास का सहारा लेने लगता है। वो अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता है और यह दिखावा करता है कि वो तो बस अपनी नियति का ही पालन कर रहा है, जो पहले से ही लिखी हुई है। वोलेनस्टाइन की यह नियतिवाद ही उसकी सबसे विशाल त्रासदी है। शिलर हमें दिखाते हैं कि सितारे हमारी किस्मत को तय नहीं करते, हम अपने चुनावों से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। वोलेनस्टाइन के पास कई मौके थे, एक अलग, एक बेहतर रास्ता चुनने के। वो सम्राट के प्रति वफादार रह सकता था। वो शांति के लिए एक अलग, एक ज्यादा ईमानदार तरीके से भी काम कर सकता था। लेकिन उसने हमेशा हिचकिचाया, उसने हमेशा इंतजार किया, और जब उसने अंत में फैसला लिया, तो वो बहुत देर हो चुकी थी, और वो फैसला गद्दारी का था। उसका यह अकेलापन, उसका यह पतन हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि महत्वाकांक्षा, अगर वो नैतिकता और कर्तव्य की सीमाओं के अंदर न रहे, तो वो इंसान को कितना अकेला और कितना विनाशकारी बना सकती है। वोलेनस्टाइन ने सब कुछ जीतने की कोशिश में अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी सेना, अपने दोस्त और अंत में अपनी आत्मा भी। लेकिन जिस समय वोलेनस्टाइन एगर के उस किले में अपनी निराशा और अपने अंधविश्वासों के साथ स्वीडन की सेना का इंतजार कर रहा था, उसी समय एक और, एक ज्यादा अंधेरी और एक ज्यादा घातक साजिश उसी के पीछे पीछे उस किले तक पहुंच रही थी। एक ऐसी साजिश जो उसकी इस कहानी का अंतिम और सबसे खूनी अध्याय लिखने वाली थी। चैप्टर नंबर 7, एक नायक की अंतिम रात, वोलेनस्टाइन की हत्या। वोलेनस्टाइन एगर के उस किले में अपनी किस्मत के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था। वो अब भी यह उम्मीद कर रहा था कि स्वीडन की सेना आएगी और उसकी मदद करेगी, और वो फिर से एक विशाल ताकत के रूप में उभरेगा। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि उसका असली दुश्मन स्वीडन की सेना नहीं, बल्कि उसके अपने ही वफादार साथियों के बीच छिपा हुआ है। ऑक्टेवियो पिकोलोमिनी, जिसने वोलेनस्टाइन के पतन की पूरी पटकथा लिखी थी, उसने अब अपनी अंतिम चाल चल दी थी। उसने वोलेनस्टाइन के ही एक भरोसेमंद अफसर, बटलर नाम के एक आयरिश अधिकारी को वोलेनस्टाइन की हत्या करने का गुप्त आदेश दिया था। बटलर, जो पहले तो वोलेनस्टाइन का एक वफादार अनुयायी था, उसे ऑक्टेवियो ने यह विश्वास दिला दिया था कि वोलेनस्टाइन की हत्या करना एक देशभक्ति का काम है, और इसके बदले में उसे सम्राट से बहुत विशाल इनाम मिलेगा। और इस तरह उस किले के अंदर ही एक बहुत ही भयानक और एक बहुत ही कायरतापूर्ण साजिश रची गई। बटलर और उसके कुछ साथी अधिकारियों ने फैसला किया कि वे उसी रात वोलेनस्टाइन और उसके जो आखिरी बचे हुए वफादार जनरल थे, इलो और टर्जकी, उन सबको मार डालेंगे। नाटक का अंतिम एक्ट बहुत ही तनावपूर्ण और बहुत ही दुखद है। उस शाम बटलर ने वोलेनस्टाइन के उन दोनों जनरलों को एक दावत के बहाने अपने क्वार्टर में बुलाया, और वहां धोखे से उन दोनों की हत्या कर दी गई। इस बीच वोलेनस्टाइन अपने कमरे में उस भयानक खबर से पूरी तरह से अनजान सोने की तैयारी कर रहा है। उसे अपने युवा दोस्त मैक्स पिकोलोमिनी की वीरगति की खबर मिल चुकी है, और वो उसके दुख में डूबा हुआ है। उसका ज्योतिषी सैनी उसे एक बुरी, एक अशुभ रात की चेतावनी देता है। लेकिन वोलेनस्टाइन, जो अब पूरी तरह से थक चुका है, उसकी बातों को अनसुना कर देता है। और फिर आधी रात को वो अंतिम, वो भयानक क्षण आता है। बटलर के हत्यारे वॉलेनस्टाइन के कमरे का दरवाजा तोड़कर अपनी नंगी तलवारों के साथ अंदर घुसते हैं। वॉलेनस्टाइन, जो अपनी नींद से जाग गया है, वो उन्हें देखता है। वो अब कोई प्रतिरोध नहीं करता।
वो कोई चीखता चिल्लाता नहीं है। वो बस उस महान सेनापति की पूरी शान और पूरी गरिमा के साथ अपनी किस्मत का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। एक हत्यारा अपनी भाला लेकर उसकी ओर जाता है और वोलेनस्टाइन बिना एक शब्द कहे अपनी छाती खोलकर उस भाले को स्वीकार कर लेता है। वो महान, वो शक्तिशाली, वो अजेय लगने वाला वोलेनस्टाइन अपने ही एक अधीनस्थ के हाथों एक कायरतापूर्ण हत्या का शिकार हो जाता है। और इस कहानी की सबसे विशाल, सबसे क्रूर विडंबना तो इसके बाद आती है। जैसे ही वोलेनस्टाइन की हत्या होती है, उसी क्षण महल के बाहर एक शाही दूत पहुंचता है। वो सम्राट का एक खत लेकर आया है। उस खत में क्या लिखा है? उस खत में लिखा है कि सम्राट ने अपनी एक हालिया महत्वपूर्ण जीत से खुश होकर वोलेनस्टाइन को उसकी पिछली सभी गलतियों के लिए माफ करने का फैसला किया है और उसे उसकी सारी शक्तियां वापस लौटाने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो माफीनामा, वो प्रस्ताव अब बेकार था। ऑक्टेवियो पिकोलोमिनी को अपनी वफादारी के लिए सम्राट द्वारा एक राजकुमार की उपाधि दी जाती है। उसने अपनी लड़ाई जीत ली थी। उसने अपने देश को एक संभावित गद्दार से बचा लिया था। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या करवाई थी और उसने अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो अब एक राजकुमार तो था, लेकिन एक टूटा हुआ, एक अकेला और एक दुखी इंसान था। और थेकला, वॉलेनस्टाइन की बेटी, जब उसे अपने पिता की हत्या और अपने प्रेमी मैक्स की मौत दोनों की खबर एक साथ मिलती है, तो उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाता है। वो चुपचाप रात के अंधेरे में महल से निकल जाती है, अपने प्रेमी मैक्स की कब्र पर अपनी जान देने के लिए। इस तरह इस महान नाटक का अंत होता है। हर तरफ सिर्फ विनाश, दुख और एक गहरी निराशा के साथ। कोई भी नहीं जीतता, हर कोई हारता है। चैप्टर नंबर 8, जब नियति और स्वतंत्रता टकराते हैं। नाटक का गहरा दर्शन। द डेथ ऑफ वॉलेनस्टाइन सिर्फ एक ऐतिहासिक त्रासदी या एक रोमांचक कहानी नहीं है। यह एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नाटक भी है, जो हमें हमारे अपने जीवन और हमारी अपनी स्वतंत्रता के बारे में कुछ बहुत ही मौलिक और बहुत ही असहज करने वाले सवालों से जूझने पर मजबूर करता है। और इसका सबसे अहम और सबसे केंद्रीय दार्शनिक विषय है स्वतंत्रता और नियति के बीच का संघर्ष। क्या वोलेनस्टाइन सच में अपनी किस्मत का मालिक था, या वो सिर्फ एक मोहरा था जो इतिहास, परिस्थितियों और अपने ही चरित्र की शक्तियों द्वारा खेला जा रहा था? ये सवाल इस पूरे नाटक के दिल में है। एक स्तर पर वोलेनस्टाइन स्वतंत्रता का एक बहुत विशाल प्रतीक लगता है। वो एक ऐसा आधुनिक, एक लगभग अस्तित्ववादी नायक लगता है जो सामाजिक और धार्मिक नियमों को मानने से इनकार करता है और जो अपनी खुद की एक नई दुनिया, अपने खुद के मूल्य बनाना चाहता है। वो सम्राट के अधिकार को चुनौती देता है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करता है और वो यह विश्वास करता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति से इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शिलर हमें बार बार यह दिखाते हैं कि वोलेनस्टाइन अपनी इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने में कितना अक्षम है। वो अपनी ही अंधविश्वासी सोच का गुलाम है। वो कोई भी निर्णायक कदम उठाने से पहले हमेशा सितारों की मंजूरी का इंतजार करता रहता है। उसे लगता है कि वो सितारों को अध्ययन कर रहा है, लेकिन असल में वो तो बस अपनी ही अनिश्चितता और अपने ही डर को उन सितारों पर थोप रहा है। वो कहता है, यह नियति का दोष है। लेकिन शिलर हमें दिखाते हैं कि यह नियति नहीं, यह तो उसका अपना चरित्र है जो उसकी नियति है। उसका अहंकार, उसका अंधविश्वास और उसकी हिचकिचाहट, यही वो चीजें हैं जो उसे अंततः विनाश की ओर ले जाती हैं। यह हमें हमारी अपनी जिंदगी के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को, परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। लेकिन शिलर और वॉलेनस्टाइन की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि ज्यादातर समय हमारी सबसे विशाल बाधाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर होती हैं। हमारे अपने डर में, हमारे अपने अहंकार में और हमारी अपनी हिचकिचाहट में। हम ये सोचने का इंतजार करते रहते हैं कि सही समय आएगा, लेकिन अक्सर सही समय कभी नहीं आता, हमें उसे बनाना होता है। इस नाटक का दूसरा विशाल दार्शनिक विषय है आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच का टकराव, जिसे हम मैक्स और ऑक्टेवियो के पात्रों में देखते हैं। मैक्स एक आदर्शवादी है जो प्रेम, सम्मान और सच्चाई जैसे शुद्ध मूल्यों में विश्वास करता है।
ऑक्टेवियो एक यथार्थवादी है जो मानता है कि राजनीति की दुनिया में इन आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ शक्ति, कर्तव्य और परिणाम ही मायने रखते हैं। शिलर हमें दिखाते हैं कि कैसे ये दोनों ही चरम दृष्टिकोण खतरनाक हो सकते हैं। मैक्स का भोला आदर्शवाद उसे दुनिया की क्रूरता के सामने पूरी तरह से असहाय बना देता है और उसे मौत की ओर ले जाता है। लेकिन ऑक्टेवियो का ठंडा यथार्थवाद भी उसे एक भावनात्मक रूप से खाली और एक नैतिक रूप से दिवालिया इंसान बना देता है, जो अपनी जीत के बावजूद सब कुछ हार जाता है। शायद शिलर हमें यह सुझाव दे रहे हैं कि एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए और एक अच्छे समाज को चलाने के लिए हमें इन दोनों के बीच एक संतुलन खोजने की जरूरत है। हमें अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमें दुनिया की यथार्थवादी मजबूरियों को भी समझना होगा। हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जहां हम अपने दिल की भी सुन सकें और अपने दिमाग की भी। यह एक बहुत ही मुश्किल, एक लगभग असंभव लगने वाला संतुलन है, और इस संतुलन को खोजने का यह संघर्ष ही शायद एक इंसान होने का असली मतलब है। चैप्टर नंबर 9, नायक की त्रासदी। जब एक महान व्यक्ति गिरता है। फ्रेडरिक शिलर अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और वोलेनस्टाइन का चरित्र एक क्लासिकल दुखद नायक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक दुखद नायक कोई साधारण खलनायक नहीं होता, वो एक महान व्यक्ति होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें असाधारण गुण होते हैं, जैसे कि साहस, बुद्धिमत्ता और करिश्मा। लेकिन उसके चरित्र में एक घातक दोष या हमार्थिया भी होता है, एक ऐसी कमजोरी जो अंततः उसके पतन का कारण बनती है। वोलेनस्टाइन के मामले में उसके महान गुण स्पष्ट हैं। वो एक सैन्य जीनियस है, एक शानदार नेता है, और उसके पास एक भव्य दृष्टि भी है। वो सच में जर्मनी में शांति लाना चाहता है। लेकिन उसका घातक दोष क्या है? उसका घातक दोष है उसका अहंकार या ह्यूब्रिस। यह एक ऐसा अहंकार है जो उसे यह विश्वास दिलाता है कि वो असाधारण है, कि वो सामान्य नियमों और सामान्य नैतिकताओं से ऊपर है। उसे लगता है कि वो इतना ज्यादा प्रतिभाशाली और इतना ज्यादा जरूरी है कि सम्राट भी उसे कभी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे लगता है कि उसकी सेना उसके प्रति इतनी ज्यादा वफादार है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यह अहंकार ही उसे अंधा बना देता है। वो अपने सबसे विशाल खतरे यानी ऑक्टेवियो के धोखे को देख ही नहीं पाता। वो अपने जनरलों के मन में चल रही दुविधा को समझ ही नहीं पाता, और वो अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसता चला जाता है। एक दुखद नायक की कहानी हमें भय और दया की भावनाओं से भर देती है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था, हमें वोलेनस्टाइन के पतन को देखकर भय लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे एक इतना महान, एक इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी इतनी बुरी तरह से गिर सकता है। और यह हमें हमारी अपनी कमजोरी की, हमारी अपनी नाजुकता की याद दिलाता है, और हमें उस पर दया भी आती है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो पूरी तरह से बुरा इंसान नहीं है। हम उसकी महानता को देखते हैं, हम उसके सपनों को समझते हैं, और हम उसके संघर्ष को महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे वो परिस्थितियों, अपनी नियति और अपने ही चरित्र का एक शिकार बन जाता है। वोलेनस्टाइन की त्रासदी हमें यह भी सिखाती है कि महानता और विनाश के बीच की रेखा कितनी ज्यादा धुंधली हो सकती है। वो गुण जो हमें महान बनाते हैं, जैसे कि महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास, अगर वे हद से ज्यादा हो जाएं, तो वे ही हमारे विनाश का कारण भी बन सकते हैं। यह हमें नेतृत्व के खतरों के बारे में भी एक चेतावनी देती है। जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो वो अक्सर खुद को दूसरों से और वास्तविकता से अलग थलग महसूस करने लगता है। वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जीने लगता है, और वो आलोचना या असहमति को सुनने की क्षमता खो देता है। शिलर का यह नाटक सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह तो शक्ति, महत्वाकांक्षा और मानवीय कमजोरी का एक सार्वभौमिक अध्ययन है। वोलेनस्टाइन का चरित्र हमें याद दिलाता है कि हम सब, चाहे हम कितने भी महान क्यों ना हों, हम सब अपनी ही कमजोरियों के शिकार हो सकते हैं। और एक सच्चा नायक शायद वो नहीं है जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि वो है जो अपनी गिरावट में भी एक तरह की गरिमा और एक तरह की आत्म जागरूकता को बनाए रखता है, जैसा कि वोलेनस्टाइन अपनी अंतिम रात को करता है। चैप्टर नंबर 10, शिलर का आईना। आज के लिए सबक। अब जब हम फ्रेडरिक शिलर के इस महान और गहन नाटक की अपनी यात्रा के अंत पर हैं, तो हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं? 17वीं सदी के एक जर्मन सेनापति की यह दुखद कहानी आज हमारे लिए, हमारी इस 21वीं सदी की जिंदगी के लिए
क्यों मायने रखती है? द डेथ ऑफ वॉलेंस्टाइन की अंतिम और स्थायी विरासत क्या है? इस नाटक की सबसे प्रमुख विरासत है इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई और इसकी नैतिक जटिलता। शिलर हमें कोई आसान, कोई काले और सफेद में बंटी हुई दुनिया नहीं दिखाते। वे हमें एक ऐसी ग्रे दुनिया दिखाते हैं जहां नायक और खलनायक के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है, जहां अच्छे लोग भी बुरी चीजें करते हैं और जहां बुरे लोगों के पास भी अच्छे इरादे हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें दुनिया को और लोगों को एक ज्यादा परिपक्व, एक ज्यादा क्षमाशील और एक ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण नजरिए से देखना चाहिए। हमें लोगों को उनके लेबलों से नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणाओं, उनके संघर्षों और उनकी दुविधाओं से समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा मुख्य सबक है आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच के उस शाश्वत तनाव के बारे में। क्या हमें मैक्स की तरह अपने आदर्शों के प्रति पूरी तरह से सच्चे रहना चाहिए, भले ही इसका मतलब इस क्रूर दुनिया में टूट जाना ही क्यों ना हो? या हमें ऑक्टेवियो की तरह एक यथार्थवादी बनकर अपने आदर्शों से समझौता कर लेना चाहिए ताकि हम जीवित रह सकें और व्यवस्था को बनाए रख सकें? शिलर हमें इसका कोई जवाब नहीं देते। वे बस इस सवाल को उसकी पूरी तीव्रता और उसकी पूरी पीड़ा के साथ हमारे सामने रख देते हैं। यह हमें हमारी अपनी जिंदगी के चुनावों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आदर्शों और अपनी व्यावहारिक मजबूरियों के बीच कहां और कैसे संतुलन बनाते हैं। तीसरा सबक है हमारी अपनी स्वतंत्रता और हमारी अपनी जिम्मेदारी के बारे में। वोलेंस्टाइन की कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी देती है कि हम अपनी असफलताओं के लिए नियति या सितारों को दोष नहीं दे सकते। हमारा चरित्र ही हमारी नियति है। हम जो चुनाव करते हैं, जो आदतें हम बनाते हैं और जिस अहंकार को हम पालते हैं, वही अंततः हमारे जीवन की कहानी को लिखते हैं। ये हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए और एक ज्यादा आत्म जागरूक इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। अंत में शिलर का यह नाटक हमें राजनीति की प्रकृति के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और मनोवैज्ञानिक असुरक्षाएं कोई सारे ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं को आकार दे सकती हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने नेताओं को सिर्फ उनके वादों से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से भी आंकना चाहिए। द डेथ ऑफ वॉलेनस्टाइन सिर्फ एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है, यह तो एक आईना है जिसमें हम अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, अपनी ही वफादारियों, अपने ही धोखों और अपने ही अंतहीन संघर्षों की एक परछाई देख सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब अपनी अपनी तरह से वोलेंस्टाइन के उस चक्रव्यूह में जी रहे हैं, जहां हमें हर पल कर्तव्य और प्रेम, आदर्श और यथार्थ के बीच चुनाव करना होता है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक नाटक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे महत्वाकांक्षा, कर्तव्य और नियति का खेल हमारे जीवन को आकार दे सकता है और कैसे हमें आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच एक नाजुक संतुलन खोजने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करें, कैसे वफादारी और कर्तव्य के बीच के धर्म संकट को समझें, कैसे अपने चरित्र को ही अपनी नियति बनाएं और कैसे एक जटिल और अक्सर अनैतिक दुनिया में भी अपनी मानवता को बनाए रखने की कोशिश करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने जीवन के सबसे कठिन चुनावों का सामना करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।